पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी वो पोकेमॉन मास्टर को अपने बारे में रिवील करने बोलते हैं, बट पोकेमॉन मास्टर मना कर देते हैं। स्टिल ऐश और उसके फ्रेंड्स साथ में सारी ऑडियंस पोकेमॉन मास्टर को फोर्स करती है, जिसके बाद फाइनली पोकेमॉन मास्टर अपना फेस रिवील कर देते हैं, जो कि ऐश से काफी ज्यादा सिमिलर था। इसको देखकर सभी लोग शॉक रह गए थे। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर एक और शॉकिंग चीज बताते हैं, जो कि ये थे कि वो कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल ऐश के तरह। अब आगे पोकेमॉन मास्टर बताते हैं कि उनको शुरू में पोकेमॉन्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट आगे जाके उनका इंटरेस्ट बनता गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और एक पोकेमॉन ट्रेनर बनेंगे। पर जैसे ही वो अपने टाउन के लैब में जाते हैं, वहाँ के प्रोफेसर यानी कि पैलेट ओक मुझे बताते हैं कि अभी मेरी एज उतनी नहीं है जितनी पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए चाहिए होती है। मैं उस टाइम पे 7 इयर्स का था और पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को 10 साल का होना चाहिए। तो मैं वेट करता हूँ और तब तक मैं काफी टाइम फॉरेस्ट या फिर पोकेमॉन के साथ बिताता हूँ और मैं काफी सारी नॉलेज लेता हूँ पोकेमॉन्स के बारे में। ये चीज मुझे अलग बनाती थी। पैलेट टाउन के सभी लोग मुझे पहचानने लगे थे मेरे नॉलेज के चलते। कुछ टाइम बाद मैं फाइनली 10 इयर्स का हो गया और मैं लैब में जाकर पैलेट ओक से अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेता हूँ, जो कि था चारमेंडर। और मैं शुरू में उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमने पूरे कैंटो में ट्रैवल करते हुए सारे जिम लीडर्स को डिफीट किया और इसके बीच में मेरा चारमेंडर इवॉल्व हो गया चारजार्ड में। अपने जर्नी के बीच में मुझे काफी सारे फ्रेंड्स और राइवल्स मिले, जिससे मेरी स्किल इंप्रूव होते गई और मैं एक कंपैशनेट ट्रेनर बनते गया। मैं और चारजार्ड धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। हम दोनों ने साथ मिलकर 8 कैंटो के जिम लीडर्स को डिफीट किया। ऑल्दो इनमें से कुछ जिम लीडर्स को हराना उतना आसान नहीं था, जिनके साथ हमें रीमैच करना पड़ा। और इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद हमने फाइनली सारे कैंटो जिम लीडर्स को डिफीट कर दिया। सारे बैटल्स जीतने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करूंगा, जिसके लिए हम पहुंच जाते हैं इंडिगो कॉन्फ्रेंस में। पोकेमॉन लीग में मैंने काफी सारे चैलेंजेस और फियर्स कॉम्पिटिटर्स को फेस किया था। शुरुआत में मैंने कुछ बैटल जीती, पर आगे जाकर मैं एक बैटल हार गया, जिसके चलते मैं टॉप 40 में रहकर ही बाहर हो गया था। पूरे पैलेट टाउन को मुझसे काफी ज्यादा उम्मीद थी, पर ये खबर सुनने के बाद सभी लोग काफी गुस्सा हो गए थे। मैंने सभी को डिसअपॉइंट कर दिया था, जिसके बाद मुझे काफी बुरा लग रहा था। और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पैलेट टाउन वापस नहीं जाने वाला। इतने बुरी तरीके से टूर्नामेंट से बाहर निकलने के बाद मैं पूरी तरह से ब्रेक हो गया था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आगे जाकर किसी और लीग में पार्टिसिपेट करूं, बट फिर भी मेरे चारजार्ड ने मेरा साथ दिया और मैंने डिसाइड किया कि हम एक और लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इस बार एडम के तरह नहीं, बल्कि एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर की तरह। इसीलिए मैंने अपने ऊपर एक मास्क लगा लिया ताकि मुझे कोई भी पहचान ना पाए। इसी के बाद से मैं पैलेट टाउन वापस नहीं गया और मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई। ऐश बोलता है, पोकेमॉन मास्टर ये तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, पर आपने बताया था कि मैं पैलेट टाउन में काफी पॉपुलर हूँ। पर इससे पहले जब आप अपनी लोकेशन रिवील कर रहे थे, तब आपने बताया था कि कोई भी मुझे नहीं जानता है पैलेट टाउन में। तो ये कैसे पॉसिबल है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, मैं एक टाइम के लिए काफी पॉपुलर हो गया था पैलेट टाउन में। जैसे कि मैंने बताया, पूरे पैलेट टाउन मेरे से उम्मीद करने लगी थी कि मैं फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनकर निकलूंगा पैलेट टाउन का और इस टाउन का नाम रोशन करूंगा। सभी ने मेरा सपोर्ट किया था, पर जैसे मैं इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करता हूँ और टॉप 40 में जाकर एग्जिट लेता हूँ, तभी से पैलेट टाउन के लोगों ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया। और इसके बाद से मैं पैलेट टाउन वापस नहीं गया हूँ और मैंने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर ली है, जिसके चलते पैलेट टाउन के लोग शायद मुझे भूल चुके हैं। ऐश बोलता है, हाँ ये सेंस बनाता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल, जब मैं पैलेट टाउन में था तब मैंने शादी भी कर ली थी। ऐश बोलता है, क्या पोकेमॉन मास्टर ये कैसे पॉसिबल है? तभी तो आप 10 साल के थे जब आप पैलेट टाउन में थे। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है कि मैं उस टाइम पे 10 साल का था, बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो पोकेमॉन वर्ल्ड में एक पोकेमॉन ट्रेनर 10 साल का होने के बाद ही मैरिज कर सकता है। ये पूरी तरह से लीगल है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। ये काफी सरप्राइजिंग चीज थी। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो आपकी वाइफ कौन है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि मैं आगे जाके वो रिवील करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो इंडिगो लीग हारने के बाद मुझे पता चलता है जोटो लीग के बारे में। मेरे पास एक और मौका आ चुका था अपने आप को प्रूफ करने का। इस बार मैंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कैच किए थे और यही वो रीजन था जहाँ पर मैं अपने गोरोचू से मिला था। उस टाइम पर ये पीचू के फॉर्म में था। फिर आगे जाके ये इवॉल्व हो जाता है पिकाचू में और फाइनली रायचू में इवॉल्व होता है। उसके बाद से ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहा है और मैंने इसको कभी भी अपने टीम से बाहर नहीं किया। इस बार मैं काफी अच्छा परफॉर्म करता हूँ और सारे जोटो लीग के जिम लीडर्स को फर्स्ट मैच में ही डिफीट करता हूँ। मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई थी। इस बार मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। सारे 8 जिम बैजेस लेकर मैं जोटो लीग में पार्टिसिपेट करता हूँ। इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। और जोटो लीग की शुरुआत भी कुछ इसी तरह होती है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंस बूस्टर थी, क्योंकि पहले मैच के अंदर मैं टायरेटार का यूज करता हूँ, जो कि अकेले अपोनेंट के तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है, जो कि एक अनबिलीवेबल और रेयर चीज थी। मुझे नहीं लगता कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा कभी और हुआ होगा। और मेरी ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू भी होती है, जहाँ पर मैं आगे भी 1 या फिर 2 पोकेमॉन्स का यूज करके अपोनेंट के तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर दे रहा था। मुझे कभी भी अपने 3 पोकेमॉन्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। 3 बैटल्स वाला राउंड मैंने इजीली जीत लिया।
और अब मैं आ चुका था टॉप 16 में, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं था। मैं इतना आगे पहुंच चुका था, बट इस टाइम मुझे कोई कमी फील हो रही थी। मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं था। पैलेट टाउन के लोग भी इस बार मुझे नहीं जानते थे और स्टेडियम भी अपोनेंट के फैन से भरा हुआ था। काफी लोगों ने मेरी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करी और मुझसे पूछना चाहा कि मैं कौन हूँ, बट मैंने कभी भी रिवील नहीं किया है कि मैं असलियत में कौन हूँ। वेल, टॉप 16 के फर्स्ट बैटल में मैं काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने काफी अच्छी बैटल करके आया था और सारी बैटल वन साइडेड थी। बट यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ की बैटल काफी इंटेंस होती है। मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स नहीं थे। स्टिल वो अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करके अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक स्टेज पर मेरे और अपोनेंट के 5-5 पोकेमॉन्स डिफीट हो जाते हैं और अब हम दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचते हैं, यानी कि हम दोनों के फाइनल पोकेमॉन्स। मैं अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज करता हूँ रायचू को, जिसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि पूरे लीग के अंदर रायचू ने ही अच्छा परफॉर्म किया था। बट अपोनेंट भी पूरे प्लान्स के साथ आया था। वो रायचू के सामने यूज करता है गोलेम को, जो कि एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था। इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। रायचू की सबसे मेन पावर उसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स ही थे, बट अब वो इनका यूज नहीं कर पा रहा था। पर लास्ट में गोलेम एक काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है, जिससे रायचू हार जाता है और मेरी ड्रीम्स पूरी तरह से टूट जाती है। मैं इस बार टॉप 16 में जाकर बाहर हो जाता हूँ। इसके बाद मुझे काफी सैड फील होता है। यहाँ तक मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं अब ट्रेनिंग छोड़ने वाला हूँ, बट मेरे सारे पोकेमॉन्स मुझे सपोर्ट करते हैं। इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी टीम बना ली थी और मेरे सारे पोकेमॉन मुझे कन्विंस करते हैं कि अगली बार हम सब जीत कर दिखाएंगे और मैं वापस उड़ जाता हूँ। इसके बाद मुझे पता चलता है होइन रीजन के बारे में, जहाँ पर मुझे काफी सारे नए पोकेमॉन्स देखने को मिले। बट मैं अपनी उसी टीम का यूज करता हूँ और इस बार मेरी टीम और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाती है। जैसे जैसे मैं बैटल करते जाता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस बार मेरी होइन की टीम वही थी जो कि मैंने जोटो में यूज की थी, बट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं एक एक करके सारे जिम लीडर को डिफीट कर देता हूँ। हाँ, एक जिम लीडर के सामने मुझे री बैटल करनी पड़ती है, जो कि थे नॉर्मन। मुझे नहीं लगा था कि एक नॉर्मल टाइप जिम लीडर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट मुझे इनसे रीमैच करना पड़ा था और फाइनली मैं इनसे जीत जाता हूँ। 8 जिम बैजेस कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली होइन लीग के लिए निकल जाता हूँ बिना किसी डाउट के। इस बार मेरे पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, बट इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे याद था जब पिछली बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था तब मैं बैटल हार गया था। मैं होइन लीग पहुंचने वाला था, पर तभी मेरे साथ एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अब दोबारा कभी भी चैंपियन बनने के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ। ये चीज पूरी तरह से हार्ट ब्रेकिंग थी।